हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आप सभी। तो एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है लेखन कला और शहरी जीवन है। देखिए, 11th क्लास का ये टॉपिक है। तो इस पर बात करेंगे कि हम की जो मेसोपोटामिया थी, तो उस वहाँ का जो इतिहास है कैसा रहा। ठीक है, समय के साथ साथ कम समय में इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश रहेगी। तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेखन कला और शहरी जीवन। तो देखिए, सबसे पहले मेसोपोटामिया, अगर इसमें किया जाए तो मेसोपोटामिया की बात करते हैं। देखिए, इसका जो पूरा उद्देश्य है मेसोपोटामिया के बारे में बात करना। पूरा जो टॉपिक होगा कि मेसोपोटामिया कहाँ है, मेसोपोटामिया कैसा था, मेसोपोटामिया की भाषा कैसी थी, वहां की लेखन कला कैसी थी, इसी के बारे में बात करते हैं। मेसोपोटामिया जो किससे बना है, तो मेसोपोटामिया का जो बनना है यूनानी शब्द से बना है। किससे बना भाई? यूनानी शब्द से बना है। यूनानी शब्द से बना है। जो मेसोपोटामिया है किससे बना है? यूनानी शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब देखते हैं। तो मेसोस का मतलब होता है, मेसोस का मतलब होता है मध्य, और पोटामस का मतलब होता है नदियां। ठीक है, तो मेसो का मतलब मध्य होता है, पोटामस का मतलब नदियां। तो नदियों के मध्य का जो भाग है, अगर हम कहते हैं कि मेसोपोटामिया क्या है, तो नदियों के मध्य का भाग है। अगर हम बात करते हैं कि आजकल जो ये कहां पे है, आजकल अगर हम बात करते हैं तो आजकल ये क्या है? इराक का हिस्सा है। आजकल यह है इराक का हिस्सा है। देखिए, आजकल जो मेसोपोटामिया है वो इराक में पाया जाता है, इराक का हिस्सा है। ठीक है, तो करें किन नदियों के बीच में है। अगर हम बात करते हैं तो दो नदियों के बीच का ये भाग है, दजला और फरात। दो नदियों, दजला और फरात नदी, दजला और फरात नदी के बीच का भाग है। दजला और फरात नदी के बीच में मेसोपोटामिया पाया जाता है। तो मेसोपोटामिया के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा सीख लिया कि मेसोपोटामिया क्या है, कहां पर है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोस का मतलब होता है मध्य, और पोटामस का मतलब होता है नदियां। तो इसमें देखते हैं मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी कहां से मिली। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी। मेसोपोटामिया क्या है, इसके बारे में जानकारी कहां से मिली। तो सबसे पहले जो इतिहासकार रहे होंगे, इतिहासकारों ने तरह तरह के अवशेषों को देखा। मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी। देखिए, नंबर 1, मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी भाई कहां से मिली। सबसे बड़ी बात है इमारतें वहां की। ठीक है, कहीं ना कहीं वहां पर इमारतें रही होंगी। अब इमारतें क्या है? इमारतें वहां पे रहे होंगे, तो उन इमारतों में जैसे घर वगैरह रहे होंगे पहले के, तो घर जब गिरे होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ खंडर रह गया होगा, उनकी ईंटें रह गई होंगी। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं उनके बारे में, उनकी इमारतों के बारे में पता लगाया। पहली बात तो इमारतें थी। दूसरे नंबर पर देखा था मूर्तियां वहां पे। अगर कोई भी सभ्यता अपने खत्म की कगार पे होती है, तो कुछ ना कुछ देखते हैं आप डेली लाइफ में, आपके घरों में भी हैं, सब जगहों पर हैं, मूर्तियां पाई जाती है। तो उस समय की जब सभ्यता रही, मेसोपोटामिया की जब सभ्यता रही, उस समय कहीं ना कहीं मूर्तियों का भी प्रचलन रहा होगा। तो मूर्तियों के फूटने के टुकड़े, मूर्तियां कहीं पाई गई होंगी, जिससे कहा गया कि कहीं ना कहीं वहां पर जो था मूर्तियों के कुछ अवशेष पाए गए। उसी के आधार पर उसके बारे में जानकारी आई। फिर बात आती है आभूषण। आभूषण जो देखते हैं, आभूषण जो आप डेली लाइफ में, आप लोग डेली लाइफ में इसका उपयोग करते हैं, वहां भी उपयोग होता रहा होगा। तो इस तरीके से आभूषण के बारे में,
आभूषणों से जानकारी मिली। फिर बात आती है कि भाई आभूषण पहनते हैं लोग, इसके बाद कब्रें आती हैं। कब्रें मरने के बाद तो दफनाया जाता है, सीधा नहीं कि फेंक दिया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सड़ने के लिए फेंक दिया जाएगा। कब्रों में दफनाया जाता है। दफनाने के साथ साथ उस समय के जो उस सभ्यता के लोग थे, कहीं ना कहीं वहां पर चीजों को, उनके साथ साथ बहुमूल्य चीजों को भी उसमें दफना देते थे कि अगले जीवन में कहीं ना कहीं जाके वो मिलेंगे। और कुछ अगर हम बात करते हैं तो वहां पे औजार कि औजार भी मिले, कि वहां पे औजार मिले। औजारों को देख कर कि कहीं न कहीं पत्थर काटने के लिए, मारने के लिए, शिकार करने के लिए चीजें रही होंगी, तो औजार रहे होंगे। कहीं न कहीं कुछ खरीदने के लिए तो मुद्राएं भी रही होंगी। मुद्राएं वहां पे रहेंगी। मुद्राओं को देखकर मुद्रा के कुछ अवशेष मिले, जिनके आधार पर कहा गया कि मेसोपोटामिया के अगर लिखा गया इतिहास, इन्हीं चीजों के बारे में लिखा गया। और कुछ जो है उस समय लिखित मिट्टी की पट्टिकाएं, लिखित मिट्टी की पट्टिकाएं मिली, जिसके आधार पर कहीं न कहीं मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है। तो मेसोपोटामिया का आप लोगों ने देखा कि जो इतिहास है कहीं न कहीं वो इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है, इमारतों पर, मूर्तियों से, आभूषण से, कब्रों से, औजार से, मुद्राओं से और कहीं कहीं लिखित पट्टिकाओं से इनके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला टॉपिक हमारा आता है कि भूगोल कैसा है। अगर प्रश्न आता है कि मेसोपोटामिया का भूगोल, उत्तर पूर्व में क्या क्या थे भाई? उत्तर पूर्व में हरे मैदान, वृक्षादित पर्वत श्रृंखलाएं। यहां इस एरिया में हरे मैदान, वृक्ष, जंगल, ये सारी चीजें पाई गई यहां पे। तो उत्तर पूर्व में अक्सर ये देखा गया। अगर उत्तर की दिशा में देखा जाए तो अक्सर उत्तर की दिशा में पाए जाने वाले ऊंची भूमि और घास के मैदान, ऊंची स्टेपी भूमि और घास के मैदान पाए गए। तो इसके उत्तर में, मेसोपोटामिया के उत्तर में अगर बात करी जाए, उत्तर में तो अक्सर देखा वहां पर तो ये पाए गए। और इनके पूर्व की बात करते हैं हम, सीधा सीधा पूर्व की बात करते हैं। यहाँ पूर्व में दजला और फरात जो नदियां थी, दजला और फरात दो नदियां थी, नदियां स्थित थी। और अगर इसके बाद दक्षिण में बात करते हैं हम, मेसोपोटामिया के दक्षिण की बात करते हैं तो रेगिस्तानी क्षेत्र जो नदियों के कारण उपजाऊ था। नदियों के कारण से उपजाऊ था वो रेगिस्तानी क्षेत्र, जो नदियों के कारण से उपजाऊ था, काफी उपजाऊपन की। अगर हम देखते हैं कि इनका मेसोपोटामिया जो था तो कहीं न कहीं क्या चीजें थी उसमें आप देख सकते हैं आसानी से। इनमें समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम देखते हैं तो इसमें कि बहुत सारी चीजें हैं। ये भूगोल है इसका कि किस तरीके से प्रश्न आता है कि जो हमारा मेसोपोटामिया का भूगोल है वो कैसा है, किस तरीके का, तो आप आसानी से इन चीजों के बारे में वहां पे बता सकते हैं। आगे बात आती है इसके शहरीकृत थे भाई। दक्षिण भाग में सुमेर और अक्कद, मेसोपोटामिया के शहर जिसमें हम कहेंगे सुमेर, अक्कद, क्या सुमेर, अक्कद, जिन्हें सुमेर कहा था। इस भाग को बेबीलोनिया, बाद में इसी क्षेत्र को सुमेर और अक्कद को क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया। ठीक है, कि सुमेर में जो थे वो सुमेरी बोलते थे, अक्कद में जो रहने वाले अक्कदी बोलते थे। कह रहे हैं कि इस कुछ भाग में असीरिया का कब्जा हो गया था। कह रहे हैं कि कुछ भाग में असीरिया का कब्जा था।
असीरिया का कब्जा, कि कुछ ऐसा भाग था जहां पर असीरिया का कब्जा हो गया था, कई लोगों ने कब्जा कर लिया था। कर यहाँ पर जो 3 भाषाएं थीं, अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पर मुख्य 3 भाषाएं थीं। कौन कौन थी भाई? सुमेरी, अक्कदी थी और अरामाइक। ये 3 भाषाएं यहाँ पे थी, सुमेरी, अक्कदी और अरामाइक। यहाँ के जो लोग थे वो 3 ही भाषाओं के बारे में जानते थे, 3 ही भाषाओं को बोलते थे। करे इस सभ्यता में नगरों का निर्माण, सभ्यता में अगर नगरों का निर्माण की बात करते हैं, नगर निर्माण 3000 ईसा पूर्व होना शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था। इसमें कुछ प्रसिद्ध नगर थे। उरुक, जिनके नगर थे प्रसिद्ध नगर, कौन कौन से थे? उरुक, उर और मारी। उरुक, उर और मारी, इनके उस समय के जो क्षेत्र थे, उरुक, उर और मारी। करे यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान, देखिए यहाँ पर जो था बहुत सारी चीजें थी। स्टेपी घास के मैदान थे। स्टेपी घास के मैदान होने के साथ साथ यहाँ पर जो कृषि तो कम होती थी, लेकिन पशुपालन जो आजीविका का अच्छा साधन था। यहाँ पर लोग पशुपालन ज्यादा करते थे। जो यहाँ के लोग थे वो पशुपालन करने पे अपना ध्यान रखते थे। करे पशुपालन से आजीविका का साधन था, उससे काफी अच्छा आजीविका मिलती थी। स्टेपी घास का जो मैदान था काफी दूर तक फैला हुआ था, काफी बृहद था। करे यहाँ के लोग औजार बनाने में, औजार के लिए कांसा उपयोग करते थे। औजार, अगर हम बात करते हैं औजार के लिए, तो कांसे का उपयोग होता था। औजार के लिए लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे, अपने औजारों को बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर करे उरुक नगर में एक स्त्री का शीश मिलता है जो सफेद संगमरमर से तराशा गया था, कि सफेद संगमरमर से तराशा गया था उसको, तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा, वर का शीश उसको कहा गया। करे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो श्रम विभाजन जो था, वो श्रम विभाजन, सामाजिक संगठन, संगठित व्यापार, खाद्यान्न, शहरी जीवन की आर्थिक विशेषताएं थी। जो अर्थव्यवस्था थी वो यहाँ पर श्रम विभाजन पर चलती थी, सामाजिक संगठन पर चलती थी, संगठित व्यापार पर चलती थी। खाद्यान्न जो था, इनकी विशेषताएं थी काफी, कि खाद्यान्न वगैरह जब भी यहाँ पे होता था तो उसी के बिहाफ पे सारी चीजें होती थी। करे यहाँ पर खाद्यान्न, खाद्य संसाधन तो समृद्ध था। इस जो हमारा मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन तो काफी अच्छा था, लेकिन उसके साथ साथ वहां खनिजों का अभाव था। खनिज वहां पे नहीं था। खाद्य संसाधन जैसे खाने पीने के लिए गेहूं, चावल, बाजरा वगैरह उनके पास बहुत था, लेकिन जो खनिज था जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, इसका अभाव था कहीं के वहां पर। तो जिन्हें वो कहां से मंगाते थे? देखिए, जो खनिजों का अभाव था, उन खनिज को वे लोग तुर्की, ईरान और खाड़ी क्षेत्रों से मंगाते थे। जो खनिजों का अभाव था उनके पास, वो तुर्की, ईरान और खाड़ी क्षेत्रों से इसको मंगाया करते थे। करें कि व्यापार के लिए, अगर वहां पे व्यापार देखिए, कहीं भी आने जाने के लिए, कुछ भी सामान लाने के लिए व्यापार की आवश्यकता होती थी, तो व्यापार के लिए वे लोग, जल परिवहन सबसे अच्छा था वहां पर, क्योंकि नदी के किनारे थे। नदी के किनारे लोगों का अक्सर शुरुआती टाइम में, पहली सभ्यता में इतना रोडवेज तो था नहीं, ना हवाई जहाज थे, तो उस समय लोगों का जल परिवहन जो था होता था। तो अक्सर मेसोपोटामिया के लोग थे जो जल परिवहन अच्छा करते थे, जल से यातायात अच्छा करते थे। कर फ्रात नदी के लिए यह मार्ग जो था विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था। फरात नदी से निकलने वाला जो मार्ग था वो विश्व रूप में प्रसिद्ध था। इसी वजह से इनकी जो शहरी अर्थव्यवस्था के हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए लेखन कला का विकास हुआ। देखिए, लेखन कला का विकास क्यों हुआ? कहीं ना कहीं इनका जो शहरी जो विकास है, लेखन कला का विकास, शहरी लेन देन, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर अगर कुछ चीजें लेनी है, खरीदना, तो उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। तो कहीं कहीं इनको भी आवश्यकता पड़ी होगी उस दौरान। तो उस दौरान इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है लेखन कला का आविष्कार किया। लेखन कला मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पाई गई थी। अगर पट्टिका की बात करें तो लेखन कला कैसे मिली, तो वहां पे पहली पट्टिका जो थी वो पाई गई थी लगभग कितने वर्ष पूर्व? पहली पट्टिका मिली थी लगभग 3200 ईसा पूर्व। जो पहली पट्टिका पाई गई थी वो 3200 ईसा पूर्व पाई गई थी।
जहां पर दिखा गया कि भाई लेखन कला कहीं न कहीं यहाँ पे सरकंडे के तीखे नोक से, जो सरकंडा होता था, ऐसा एक लकड़ी होती थी जिससे काफी तीख नुकीला बनाया जाता था, उसको उसी से उस पर लिखा जाता था, पट्टिकाओं पर लिखा जाता था, उसी से लिखते थे और उसी को धूप में सुखा कर इन पट्टिकाओं को फिर क्या किया जाता था, उन्हीं को पकाया जाता था, फिर उसको अगले स्थान पर फिर उनको आगे भेजा जाता था। करें कीलाकार क्यूनिफॉर्म, जो यहाँ की लिपि थी वो कैसी थी? लिपि की बात करें तो यहाँ पे कीलाकार थी उनकी लिपि, वो कीलाकार लिपि थी, कीलाकार थी, यूनिफॉर्म थी, जिसको नुकीले नुकीले बनाकर उसको सुखाया जाता था। इसका लातिनी शब्द क्यूनियस, क्यूनियस का अर्थ होता है खूंटी, उससे बना है, जिसका आकार फॉर्मा का आकार मतलब होता है आकार से मिलकर बना है क्यूनिफॉर्मा। ठीक है, क्यूनिस का मतलब क्या होता है भाई? खूंटी होता है, और फॉर्मा का मतलब होता है आकार, तो खूंटी का आकार का जो था वो क्यूनिफॉर्म था। करें मेसोपोटामिया में अगर देखा जाए तो ये बेचारे कम पढ़े लिखे थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, ये लोग कम पढ़े लिखे थे। यहाँ का जो चिन्ह था वो पेचीदा था, काफी चिन्हों की संख्या काफी पेचीदी थी। करे कि लोग अधिक समझ तथा इनको समझने के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती थी, कम समझते थे ये लोग, कि इसको समझने के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती थी। तो कह रहे हैं कि अगर बात हम करते हैं कि जो कम पढ़े लिखे यहाँ के लोग थे तो इसलिए चिन्हों को नहीं समझ पाते थे। हम बात करते हैं कि 1400 ईसा पूर्व, करें 1400 ईसा पूर्व की बात करें हम, 1400 ईसा पूर्व यहाँ पर धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हो गया। किस भाषा का भैया हो गया? सुमेरी अक्कदी के बाद अरामाइक, जो तीसरी भाषा भी आप लोगों को बताया गया था। तो 1400 ईसा पूर्व यहाँ पे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ, प्रवेश हो गया। तो इस भाषा का प्रवेश हुआ। करें यहाँ पर हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी, हिब्रू से मिलती जुलती थी। करें कि 1000 ईसा पूर्व यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी, और इराक के कुछ भागों में बोली जाती है अभी भी। करें आज भी इस भाषा का उपयोग जो है इराक के कई भागों में होता है। मेसोपोटामिया का विकास अगर बात करते हैं कैसे हुआ, कि जो मेसोपोटामिया का विकास कैसे हुआ, विकास की बात करते हैं, विकास कैसे हुआ? तो मंदिरों के चारों तरफ बसने पर, मंदिरों के चारों व्यापारिक केंद्र थे, जिसके रूप में पहले मंदिर रहे, मंदिर के चारों लोगों ने बसना शुरू किया। बसते बसते क्या उनकी संख्या बढ़ती गई। करें कि ये शहर 3 प्रकार से विकसित हुए, जो मेसोपोटामिया के शहर थे वो 3 तरह से विकसित हुए। अब भैया वो कौन कौन से तरीके से विकसित हुए, चलिए देखिए। मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिर, देखिए मेसोपोटामिया की बात करते हैं, जो प्रारंभिक मंदिर थे वो घरों जैसे थे, जैसे घर बनते हैं, साधारण घर होते हैं। तो जो पहले का मंदिर था मेसोपोटामिया का, बिल्कुल घर जैसा साधारण दीवारें हुआ करती थी। क्या उसमें केवल इतना सा अंतर होता था कि दीवारें कुछ जो होती है वो दीवारों के कारण से केवल मंदिर अंतर केवल दीवारों से होता था, और खास अंतराल में भीतर बाहर जो दीवारें थी वो बाहर की ओर मुड़ जाती थी। तो जो मंदिर और घर में अगर बात करें तो थोड़ा सा मंदिर की दीवारें तो अंदर मुड़ जाती थी, जिससे पता लगता था कि ये मंदिर है और ये साधारण घर है। तो करें यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा करते थे। कौन से? उर, जिसे चंद्रदेव कहा जाता था, चंद्र। इनन्ना जो थी प्रेम और युद्ध की देवी थी। करें उर और इनन्ना की यहाँ पे लोग देवी देवताओं में पूजा करते थे। कि उर देवी की बात करें हम, देवी इनन्ना थी, इनन्ना प्रेम की देवी थी, क्या कहते थे, युद्ध और प्रेम की देवी इनन्ना थी है। करें यहाँ पर प्रमुख देवी देवता यही थे। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया बस्तियों का विकास होने लगा, जिसमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गया। करें 1400 ईसा पूर्व, तो करें 5000 ईसा पूर्व। करें यहाँ पर धीरे धीरे जो बस्तियों का विकास होना शुरू हुआ था वो धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित होने लगे, शहरों में बदलने लगे, शहर बनना शुरू हो गया। करें कि यहाँ पर नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। अगर यहाँ पे बात करें कि जो ये लोग इनका रहन सहन क्या बता, तो नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, जल निकासी की अच्छी प्रणाली नहीं थी, यहाँ पे जल वल इनका सही से नहीं निकल पाता था, कहीं जैसे गलियों में निकल जाता है तो ऐसे निकल जाता था। करें कि जो उर के वासी थे समय समय पर सगुन अपसगुन पर भी विचार करते थे। जैसे आज भी कुछ लोग हैं
जो सगुन अपसगुन पे कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, अभी मत जाओ, अभी अपसगुन हो जाएगा, अब जाते हैं तो ऐसे लोगों की बातें करते रहते। तो उस समय भी ये लोग ऐसा था कि सगुन अपसगुन पर विचार करते थे। कह रहे कि 2000 ईसा पूर्व की बात करें तो उस समय जो फरात नदी थी, फरात नदी काफी उर्वर थी, ऊर्ध्वधारा में मारी शहर राजधानी के रूप में फला फूला था। जो मेसोपोटामिया का जो शहर था मारी, वो वहां की राजधानी था। कह रहे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था। कह रहे समृद्ध, वहां के लोग बहुत ही समृद्ध और खुशहाल थे। कह रहे कि वहां पे जिमरेलियम राजमहल मिला, जिसमें एक मंदिर भी पाया गया। जिमरेलियम जो था एक राजमहल था, जहां पे मंदिर की भी संख्या कहीं न कहीं पाई गई थी। कर देखिए अब यहाँ पर परिवार कैसा था, कि अगर बात करते हैं मेसोपोटामिया में परिवार कैसा था, तो परिवार की बात करेंगे तो एकल परिवार होता था। एकल परिवार था, वहां पे एकल परिवार की बात होती थी। तो उसमें जो भी व्यक्ति होता था कि पत्नी, पति और बच्चे शामिल थे। एकल परिवार में क्या होता है, पत्नी होती है, अपनी पत्नी, पति और उसके जो बच्चे होते हैं वो एकल परिवार होता है। दादा, ताऊ, ताई लेकर संयुक्त परिवार हो जाता है। अब अकेले रहें, एक औरत ले लें और एक बच्चा, एक दूसरे पैदा कर लिया, ठीक है, तो वो हो गया, तो वो एकल परिवार होता। तो वो लोग ऐसे ही रहते थे कि अपने बच्चे को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर खूब। और जो पिता होता था, देखो परिवार का मुखिया कौन होता था, ये मुखिया जो होता था वो पिता होता था। पापा जी थे, मुखिया होते थे, मुखिया पिताजी होते थे। कि जो भी पुरुष होता था तो पुरुष प्रधानता देखने को मिलती है कहीं न कहीं। कानूनी दस्तावेजों की अगर बात करें हम, तो विवाह, उत्तराधिकारी आदि संबंधी जो कानूनी दस्तावेज थे, आज देखते ना आप कानूनी दस्तावेज में विवाह का हो गया, विवाह को क्या कहते हैं भैया, कोर्ट मैरिज, ठीक है, कोर्ट मैरिज जो है। और उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार का बात है भैया, किसको हमने अधिकार दिया, इनके दस्तावेज थे, कानूनी दस्तावेज के पाए गए वहां पर। इसकी जानकारी भी मिलती है कहीं न कहीं। आज कोर्ट मैरिज आज भी है, और ये भी कानूनी दस्तावेज, तो आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है, बहुत सारे कानूनी दस्तावेज हैं, ठीक है। तो काल गणना के लिए, जो समय की गणना के लिए जो मेसोपोटामिया की परंपरा है, विद्वता की बड़ी देन है। यहाँ के लोग काफी विद्वान थे और समय की गणना इन्होंने सबसे पहले कर दी थी। फिर इस सभ्यता के लोग गुणा भाग वर्गमूल, गणना में अगर बात करें हम तो गुणा भाग वर्गमूल, ये सब गणना यहाँ पे लोग करने लगे थे। चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह हो गया, ये सबसे परिचित थे। यहाँ पर समय की घटनाओं की गणना के बारे में जानकारी काफी थी। काल गणना के लिए यहाँ के लोग एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते, 4 हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट का विभाजन किया था। जो समय की बात थी, तो इन्होंने क्या किया था कि 1 साल 12 महीने, अभी भी वही होते हैं, 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 4 हफ्ते, 1 महीने में 4 हफ्ते और 1 हफ्ते में 7 दिन, कर इसी तरीके से, और 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट। तो इस तरीके से लोग गणना करते थे उस समय। कह रहे कि समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया। कह रहे रोम इस्लाम की दुनिया में मध्ययुगीन यूरोप पहुंचा। कह रहे कि जो सिकंदर का उत्तराधिकारी था, कह रहे उसने इसको अपनाया। गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था, जो एक महान योद्धा था। गिलगेमिस उरुक नगर का शासक होने के साथ साथ भी एक महान योद्धा था, जो दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। एक योद्धा वो व्यक्ति होता है जो लड़ने में निपुण हो, ठीक है, और बहुत सारे दूर तक उसके चर्चाएं हों। असीरियाई शासक अशुरबनिपाल ने बेबीलोनिया की कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर 99 में एक पुस्तकालय स्थापित किया था। अगर बात आती है कि किसने पुस्तकालय स्थापित किया था, तो असीरिया के शासक अशुरबनिपाल। असुर जानते हैं क्या होता है, बस उसका नाम है। असुर का मीन्स उससे राक्षस होता है, लेकिन राक्षस वो नहीं था। अशुरबनिपाल उस व्यक्ति का नाम था। कह रहे कि
ने 625 में बेबीलोनिया को असीरिया अधिपत्य से मुक्त करा दिया था। अगर प्रश्न आता है कि किसने बेबीलोनिया को असीरिया अधिपत्य से मुक्त कराया था, तो नेबोप्लास्टर ने तो असीरियाई से उसको बेबीलोनिया को मुक्त कराया था। ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस सिमार में सुमेर की ईंटों का बना शहर है, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट में इसका विस्तार किया गया है। तो मेसोपोटामिया के बारे में एक छोटा सा वीडियो था जिसे आप लोगों ने देखा, समझा। अगर किसी प्रकार के इस चैप्टर में दिक्कत होती है, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको गहनता से जानना है, विस्तार से जानना है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको विस्तार से इस टॉपिक का वीडियो बना दिया जाएगा। क्योंकि ये एग्जाम को देखते हुए शॉर्ट नोट्स बना दिए गए हैं, ताकि समय रहते रहते कुछ बच्चों ने जो अब तक पढ़ाई नहीं करी है वे लोग इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें और कम समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट करें।